Now today we are going to start with the fifth chapter of science, that is coal and petroleum. Okay, so we'll start with the coal and petroleum. Okay, now coal एंड पेट्रोलियम पे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्स किसको कहते हैं, क्योंकि जो भी चीजें मिलती हैं वो सब हमें नेचर से मिलती हैं। ठीक है, नेचर हमें सारी चीजें प्रोवाइड करता है, हमारे फूड से लेके हमारी क्लॉथिंग से लेके और जो भी हमारी डेली रूटीन की जरूरियात है उन सबको नेचर प्रोवाइड कराता है। तो ये सारी चीजें नेचर में कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, कहीं ना कहीं मौजूद है। जैसे फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट से हमें ड्रग्स भी मिलते हैं, फॉरेस्ट से हमें हनी भी मिलता है, फूड प्रोडक्ट भी मिलता है, फॉरेस्ट से हमें डाइज भी मिलते हैं, फॉरेस्ट से हमें मेडिसिन भी मिलते हैं, फॉरेस्ट से हमें टिम्बर भी मिलता है। तो दे आर मेनी थिंग्स वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। अगर हम सी या रिवर की बात करें तो सी या रिवर से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे फूड की बात करें तो इन द फॉर्म ऑफ फिश, ठीक है। ज्वेलरी की बात करें इन द फॉर्म ऑफ पर्ल्स, पर्ल्स मोती जो होते हैं, ठीक है। और दूसरे मेडिसिन भी हो गए, सॉल्ट्स भी हो गए, मीन्स बहुत सारी चीजें। सो ये सब नेचर में रिजर्व है, ठीक है। तो वो हमारी जरूरत की चीजें जो इंसान नेचर से हासिल करता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रिजर्व है। तो वो जो रिजर्व है वो रिसोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिसोर्स कहलाते हैं। और चूंकि वो नेचुरली रिजर्व्ड है इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स किसको कहते हैं? मटीरियल्स और substances which humans obtain from nature, obtain from nature and, ठीक है, which humans obtain from nature and and exploit them for economic gain, यानी कि उनको यूज करता है पैसे के लिए, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेस क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस कहलाते हैं, ठीक है। तो जो नेचुरल रिसोर्स है जो अवेलेबल है उसको दो कैटेगरी, जो बड़े बड़े दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स को मींस दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो नाम से ही लग रहा है जो एग्जॉस्ट ना हो। एग्जॉस्ट मतलब यहां पे क्या है कि खत्म ना हो, ठीक है। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ठीक है। इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल। देखो, इनएग्जॉस्टेबल मतलब which are present in unlimited quantity in nature and are not likely to get exhausted by human activities। क्यों? क्योंकि देखो जो ह्यूमन है वो अपनी एक्टिविटीज, क्योंकि जो प्रॉब्लम आती है वो बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज से ही आती है। समझ रहे इस चीज को? मतलब कि अगर वो अपनी एक्टिविटी को बैलेंस किए हुए जुडिशियल फॉर्म में उसको कंडक्ट कर रहा है, यानी ट्री की जरूरत पड़ेगी चीजों को बनाने के लिए, लेकिन साथ साथ वो उन ट्रीज को क्या कर रहा है? वो प्लांट भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि दो पेड़ की जरूरत है तो 200 काट दिए। तो आजकल ये हो रहा है, पैसे के लिए सारी चीजों के लिए क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो अनकंट्रोल्ड है। तो जब ह्यूमन एक्टिविटीज अनकंट्रोल्ड होंगी तो क्या होगा? उसका इम्पैक्ट नेचर पे पड़ेगा। यानी जब ह्यूमन की एक्टिविटीज क्या होंगी? अनकंट्रोल्ड होगी, तो उसका जो इम्पैक्ट है, यानी जो असर है, वो किस पे पड़ेगा? नेचर पे पड़ेगा। नेचर में हर वो चीज, मतलब ट्रीज हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, रिवर्स, माउंटेन्स, मतलब हर वो चीज पे पड़ेगा। तो अल्टीमेटली असर किस पे पड़ेगा? ह्यूमन। मतलब कि इंसान जो हरकतें करेगा या फिर नॉन जुडिशियल एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा, जैसे पानी है। अब पानी जो आपका बेसिकली दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, ठीक है।
तो अगर उस पानी की कैटेगरी में जाएंगे तो आपके पास जो फ्रेश वाटर होता है जिसको आप यूज करते हो रोजाना फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर वॉशिंग पर्पस, ठीक है, तो वो जो यूज करते हो ना, जो आप वाटर टेबल जो नीचे आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर है, वहां से जो आप पानी निकाल रहे हो और वो पानी रिजर्व हो रहा है नेचुरली, ठीक है, तो अगर वो आप उसको वेस्ट करोगे तो वो जो स्टोर्ड वाटर है नीचे वाटर टेबल में, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे डिप्लीट करेगा और फिर वो आगे की जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, आगे की जनरेशन परेशान होगी, ठीक है। तो ये कहलाता है नॉन जुडिशियल, यानी कि ह्यूमन ने अपनी अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी की जिससे अल्टीमेटली कौन परेशान होगा, इंसान ही परेशान होगा, ठीक है, क्योंकि इंसान की जो जरूरत है वो नेचर से एसोसिएटेड है। आसपास के इंसान अपनी जरूरत को, हर जरूरत को अपने बॉडी से नहीं निकालता है, या अपनी बॉडी में ही नहीं पूरा कर सकता है, ठीक है, अपनी जरूरत के लिए इंसान को आसपास की चीजों को यूटिलाइज करना पड़ेगा। रोशनी के लिए जो है, अगर मान लो कि दिन में है तो ऑब्वियसली उसको सूरज की रोशनी को यूटिलाइज करना होगा, लेकिन अगर रात की बात करें उसको रोशनी चाहिए तो या तो वो, जैसे अगर एंशियंट पीरियड की बात करें तो कॉटन का दिया अभी भी बनाते हैं लोग, ठीक है, घी को यूज करते हैं, उसमें दिया जलाया तो रोशनी हुई। तो अब देखो, कॉटन के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट हुआ, घी के लिए जो है वो एनिमल रिसोर्स या प्लांट रिसोर्स पे डिपेंडेंट हुआ। तो अपनी जरूरत के लिए इंसान जो है अपनी आसपास की चीजों पे डिपेंडेंट होता है, तो उन चीजों को सही से यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आसपास की चीजें रिजर्व कहाँ पे है, नेचुरल रिसोर्स में रिजर्व है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे क्या हुआ कि ये दो कैटेगरीज बनाएगी, मींस इनएग्जॉस्टेबल मींस विच आर अनलिमिटेड, मींस प्रेजेंट इन, which are present in unlimited quantity, which are present in unlimited quantity, okay, and are not likely to get exhausted, and are not likely to get exhausted, ठीक है, जो खत्म होने वाली ना हो बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें तो दैट इज, जैसे विंड हो गया, ठीक है, इसी तरीके से वाटर हो गया, क्या हो गया, सनलाइट हो गया। देखो, अभी जो मैंने वाटर का एग्जांपल दिया, आपको कंफ्यूजन एक दिमाग में आ सकता है कि सर कह रहे थे खत्म। मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर यानी टोटल जो आपका समंदर में पानी, वो फ्रेश वाटर नहीं है, ठीक है, लेकिन जो वाटर बर्फ की शक्ल में आपके दोनों पोल्स पे अवेलेबल हैं, या फिर जो बर्फीली जगहें हैं, ठीक है, जहाँ पे विंटर ज्यादा पड़ता है, तो जैसे आपके कश्मीरी हो गया या फिर लद्दाख हो गया, अगर आप आसपास को देखें, ठीक है, या फिर यूरोपियन कंट्रीज हो गई, या फिर ग्रीनलैंड हो गया, तो जो बर्फ की फॉर्म में है वो फ्रेश वाटर है। लेकिन कितना हम बर्फ को यूज करते नहीं करते ना, तो जो लिक्विड फॉर्म में फ्रेश वाटर हमारे पास है, दैट इज अ वेरी लेस 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 परसेंटेज, वो बहुत ही लेस परसेंटेज में अवेलेबल है, ठीक है। आप इसको 9 क्लास में स्टडी करोगे, वाटर रिसोर्स, ओके। तो दैट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस परसेंटेज, इसी वजह से कहा जा रहा है कि वो जो फ्रेश वाटर है वो डिप्लीट कर जाएगा, समझ रहे हैं? तो वाटर अगर एज अ होल देखो तो दैट इज इनएग्जॉस्टेबल। भाई, समंदर का पानी है, फिर नदियों में पानी है, सारे इतना पानी, 75% टू 76% पूरा पानी ही पानी है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन कितना पानी, जो पानी हम यूटिलाइज करते हैं अपनी डेली लाइफ के लिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द फ्रेश वाटर, ठीक है। तो वो फ्रेश वाटर की जो परसेंटेज है, दैट इज इन फ्रैक्शन, यानी वो फ्रैक्शन में है, क्लियर। तो इस वजह से वो जो फ्रेश वाटर है वो डिप्लीट कर जाएगा अगर हमने उसको सही से यूज नहीं किया। तो नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे मैंने बात किया, विंड की बात किया, ठीक है, वाटर की बात किया, सनलाइट की बात किया, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्ट नाम से ही लग रहा खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, कि अगर ह्यूमन ने एक्टिविटीज को नॉन जुडिशियल रखा, ओवर किया, एक्सप्लॉइट किया, तो वो खत्म हो जाएगा। मींस दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, दे आर प्रेजेंट इन limited quantity in nature,
ठीक है, वो नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, एंड आर लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड, एंड आर लाइकली टू गेट exhausted over a certain period of time. Over a certain period of time. They are called what? The exhaustible. For example, petroleum. जैसे आपका डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, पेट्रोलियम जेलीज निकलती है, ग्रीस निकलती है, पेट्रोलियम गैस निकलती है। उसी पेट्रोलियम गैस को आप घर में यूज करते हैं लिक्विड फॉर्म में, चूल्हे में बहुत कॉमन है, उसी को कहते हैं आप एलपीजी, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी जो पेट्रोलियम गैस होती है उसको लिक्विड फॉर्म में करके सिलेंडर में डाल के आप देखो घर घर में यूज हो रहा है। ठीक है, सिलेंडर आता है आपके सामने, उससे आप खाना भी पका रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। तो पेट्रोलियम क्या हो गया? दैट इज व्हाट द नेचुरल रिसोर्स बट एग्जॉस्टेबल। ठीक है, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट, ठीक है, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या? एग्जॉस्टेबल। दीज आर व्हाट द एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ओके, यहां तक क्लियर है? नेचुरल रिसोर्स किसको कहते हैं? मटेरियल्स और सब्सटेंसेस which humans obtain from nature and exploit them for economic gain, उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े, टाइप यस और नो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज द मिनरल्स। एक मिनट, बोर्ड क्लियर हो जाए, आगे बढ़ते हैं। Okay. Moving to the next, and that is minerals। इस बोर्ड पे चलते हैं, थोड़ा सा लाइट वर्क कर रहा है। दिस मिनरल्स, ठीक है। अब देखो मिनरल्स किनको कहते हैं? जैसे हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मेटल हो गए, नॉन मेटल हो गए, तो ये जिस फॉर्म में नेचर में अवेलेबल होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करें एल्युमिनियम की, ठीक है, या आयरन की, तो आयरन जिस फॉर्म में आपके सामने आता है वो उस फॉर्म में नेचर में थोड़ी अवेलेबल होता है। नेचर में तो वो एक कंपाउंड के फॉर्म में अवेलेबल होता है जिसमें से आयरन निकाला जाता है, ठीक है। तो वो एलिमेंट, चाहे मेटल चाहे नॉन मेटल, जिस कंपाउंड फॉर्म में अवेलेबल होता है नेचर में, जैसे मैं आपके बात करूं सोडियम क्लोराइड, बहुत कॉमन है, ये नमक है जो आप खाने में डालते हो, दिस इज कॉल्ड द टेबल सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? द टेबल सॉल्ट। ओके, तो ये जो टेबल सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, अब इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक है सोडियम, सोडियम क्या है? मेटल है। सोडियम क्या है? मेटल है। और दूसरा क्या है? क्लोरीन। और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। ओके, सोडियम मेटल है और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। ओके,
तो ये जो सोडियम या क्लोरीन है, ये एलिमेंट्स हैं। ये क्या एलिमेंट्स है? मेटल है, ये क्या है? नॉन मेटल है। तो ये जो एलिमेंट सोडियम है, जैसे सोडियम है, तो क्या सोडियम इस फॉर्म में डायरेक्टली अवेलेबल है? नो, वो इस फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है? तो ये सोडियम क्लोराइड सोडियम का क्या कहलाएगा? मिनरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिनरल। क्योंकि ये जो सोडियम है, ये सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में नेचर में अवेलेबल है। देखिए समंदर में नमक होता है, तो दैट इज नेचुरली अवेलेबल ओवर देयर। तो सोडियम जो है वो सोडियम क्लोराइड में अवेलेबल है। तो सोडियम क्लोराइड जो है सोडियम का क्या कहलाएगा? मिनरल कहलाएगा। व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज? मिनरल। ठीक है? तो इसी तरीके से जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेचुरली जिस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, नेचुरली जिस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द मिनरल। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लें। मिनरल्स मिनरल्स आर द solid substances. Minerals are the solid substances that are present in nature, that are present in nature and and can be formed of two or more elements or compounds. ठीक है? उनको हम क्या बोलेंगे? मिनरल्स बोलेंगे। यानी जिस फॉर्म, जैसे मैंने आपको एग्जांपल, जैसे आपका एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम जैसा आप देखते हो एल्युमिनियम का बर्तन, तो उस फॉर्म में नेचर में अवेलेबल नहीं है, वो क्रूड फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है? जैसे अभी मैं आपको शो करूंगा, देखो एल्युमिनियम, लेट मी शो यू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। अब देखो ये क्या है? दिस इज अ बॉक्साइट। दिस इज द मिनरल ऑफ एल्युमिनियम। इसमें से एल्युमिनियम निकाला जाता है। समझ इस चीज को? ओके? तो यहाँ पे ये क्या है? दिस इज द बॉक्साइट। दिस इज व्हाट? बॉक्साइट। ओके? तो ये क्या है? इट इज द मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है? अब देखो एल्युमिनियम के बर्तन आपने देखे ही होंगे, तो क्या एल्युमिनियम के बर्तन ऐसे ही दिखते हैं? नहीं ना। इसमें एल्युमिनियम है, ये बेसिकली बॉक्साइड है, दैट इज Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है? तो इसमें एल्युमिनियम है, इसमें से एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो ये एल्युमिनियम इस फॉर्म में अर्थ में अवेलेबल है। ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा? मिनरल ऑफ एल्युमिनियम। क्लियर? तो इसी तरीके से बहुत सारे मिनरल्स आपके नेचर में अवेलेबल है। तो वो सॉलिड सब्सटेंसेस दे आर प्रेजेंट इन नेचर व्हिच आर मेड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, दे आर कॉल्ड व्हाट? द मिनरल्स। और मिनरल्स आर आल्सो द बैकबोन ऑफ इंटरेस्ट, मींस दे आर द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके? एंड दे आर obtained from the lithosphere. ठीक है? दैट इज अपर लेयर ऑफ द अर्थ। ये इसको याद रखिएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है? अब देखो
अब ये क्या है, हमारी अर्थ है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब इस अर्थ पे जो है आपका ये सब 75% वाटर, दिस इज वाटर, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो है वो एक एनवलप ऑफ एयर है, यानी ये हवा, ठीक है। और इसको आप क्या बोलते हो, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो देखो ये जो आपकी अर्थ है, इस पे जो पानी वाला हिस्सा है, पानी वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर। जो हवा है, इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। और जो अर्थ है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, जो आउटर होती है दैट इज कॉल्ड द क्रस्ट, ठीक है। ये जो लेयर है एकदम बाहर वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और दैट इज जो जमीन वाला हिस्सा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। तो जनरली जो अर्थ के जमीन का हिस्सा है उसके अंदर क्या पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड वाटर, दैट इज द मिनरल्स, ठीक है। उसमें क्या पाए जाते हैं, आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मिनरल्स होते हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विजिबल है, यस क्लास 8 विजिबल है, क्लियरली विजिबल है बोर्ड, ओके, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, उसके बाद वन बाय वन मैं आपको मिनरल दिखा रहा हूँ। देयर इज एम्बर, दिस इज एम्बर, दिस इज आल्सो अ मिनरल, दिस इज एम्बर, दिस इज एम्बर, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज कैल्साइट, ठीक है, दिस इज कैल्साइट। उसके बाद पेट्रोलियम, देखो पेट्रोल और पेट्रोलियम में फर्क है। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है, इसमें से पेट्रोल निकाला जाता है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज क्रूड ऑयल, दैट इज पेट्रोलियम, इसमें से पेट्रोल डीजल ये सारी चीजें निकाली जाती हैं, समझ गए। तो दैट इज पेट्रोलियम, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद कोल, कोल तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। कोल, दिस इज अ मिनरल, ठीक है, दिस इज कोल, ओके। उसके बाद और भी मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लिखवा दे रहा हूँ, यू कैन सर्च इट, मतलब बहुत ही, दैट इज गोल्ड, पेट्रोलियम गोल्ड इसलिए क्योंकि ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। गोल्ड हो गया, उसके बाद आपका सिनाबार हो गया, सिनाबार, ओके। उसके बाद आपका ग्रेफाइट, इनके अलावा मैं मिनरल्स, जिप्सम, मिनरल्स के एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, ठीक है। हीमाटाइट, आयरन का मिनरल है, इसमें से आयरन निकाला जाता है, ठीक है। गैलीना, ठीक है। स्लेट, टिन ओर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे आर many minerals which are available, okay। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया, मिनरल्स की और प्रॉपर्टीज को अगर हम डिस्कस करें, तो minerals basically they are formed due to very slow process, ठीक है। जो प्रोसेस जिससे वो बनते हैं वो बहुत ही स्लो प्रोसेस, ऐसा नहीं है रात भर में तैयार हो जाएंगे, दैट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ओके, दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द अर्थ, दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द अर्थ, okay। Coming to the next
point, they are distributed in the earth crust differently. They are distributed in the earth crust differently. मतलब एकदम एक से नहीं differentiated होंगे. That will be distributed in the earth crust, that will be differently. Okay, and they are present in the earth crust. They are present in the earth crust, and they are processed to obtain the elements. They are processed to obtain the elements. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये बॉक्साइट है, इसका नाम बॉक्साइट है. तो अब इसमें से क्या निकाला जाएगा? एल्युमिनियम. ठीक है, ये आपका मेटल है, एक एलिमेंट है. तो बेसिकली ये कहाँ पे? अर्थ क्रस्ट में. ये क्रस्ट में. और इसको प्रोसेस करके बाकायदा, और ये आप 10th में पढ़ेंगे. ठीक है, क्या निकाला जाएगा? दैट इज द एल्युमिनियम. एल्युमिनियम को ऑब्टेन किया जाएगा और फिर उस एल्युमिनियम को रिफाइन करके, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाई जाएंगी और वो जो ह्यूमन यूज के लिए होती है. ठीक है, अब जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वन इज द कोल एंड वन इज द पेट्रोलियम. तो ये आपका इंट्रोडक्शन था नेचुरल रिसोर्स और मिनरल्स का. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. दैट इज द कोल. स्टार्ट विद नाउ दिस कोल. देखो, ये जो आपके दो टॉपिक्स हैं, कोल एंड पेट्रोलियम. ठीक है, तो उसमें आपको ये देखना है कि ये जो नेचुरल रिसोर्स है, ये किस तरह बन रहा है, कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसके क्या यूजेस हैं. ठीक है, ये इन तीन मेन टॉपिक्स पे हमें डिस्कस करना है. ये जो कोल है बेसिकली, दैट इज द फॉसिल फ्यूल्स. ये क्या है? फॉसिल फ्यूल. ठीक है, यहाँ दो टर्म, बेसिकली फॉसिल एंड वन इज फ्यूल. देखो, फ्यूल किसको कहते हैं? फ्यूल कहते हैं वो चीज जो आप बर्न करो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले और उस एनर्जी को आप यूटिलाइज करो. ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आप वुड बर्न करते हो या फिर पेट्रोल है या डीजल है, इनको फ्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि बर्न करने पे ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं. ठीक है, ऐसी चीजें जो बर्न करने पे ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है उनको फ्यूल की तरह यूज नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो ये फॉसिल फ्यूल है. कोल को फ्यूल की तरह यूज किया जाता है. फॉसिल किसको कहते हैं? फॉसिल का एक इंट्रोडक्टरी मैं आपको अ, एक कह सकते हैं कि समरी दे सकता हूं. देखो, फॉसिल कहते हैं जो अर्थ क्रस्ट में जो चीजें बेसिकली बेसिकली लिविंग. ठीक है, हालांकि अगर हम फॉसिल की बात करें तो उसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं. तो फॉसिल यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मिलियन ईयर्स पहले, लाखों करोड़ों साल पहले, मिलियन ईयर्स पहले दफन हो गए. समझ रहे हैं? यानी कि वो फॉसिल किसको कहते हैं कि जो क्रस्ट में, अर्थ में करोड़ों साल पहले जो है वो दफन हो गए. क्लियर? और वो वहीं पे हैं. और धीरे-धीरे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं इस टर्म को बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर उसके बाद वो चीज़ें जब क्रस्ट से निकलती हैं, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल बोलते हैं. ओके? उसको क्या बोलेंगे? फॉसिल बोलेंगे. फॉसिल में वो जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? बेसिकली एज़ अ होल, यानी पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी हमें फॉसिल में मिल जाता है, या फिर उसका कोई पार्ट, जैसे डायनासोर. तो डायनासोर का क्या मिला हमें? स्कल मिला, हड्डियां मिली, यही तो था उसका पार्ट. या फिर उसका इम्प्रिंट, यानी उसका प्रिंट, छाप जो होती है. जैसे पत्थर मिला, उस पत्थर पे पत्ती का निशान निशान मिला. ठीक है, पत्ती नहीं है, पत्ती का सिर्फ निशान है. क्यों? क्योंकि कोई भी चीज है, अब वो पत्ती दबी होगी उस पत्थर पे. ठीक है, धीरे 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 पत्ती तो गल गई लेकिन उसका एक निशान वहां पे रह गया. तो वो जो निशान है, वो निशान भी क्या है? वो फॉसिल है.
ठीक है? वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज़्म भी क्या है? फॉसिल है। जैसे वूली मैमथ, इसके बारे में सर्च कीजिएगा आज जाके, जो मैमथ वूली मैमथ, तो साइबेरिया में जो उसका फॉसिल मिला था, पूरा होल एज़ अ होल, कंप्लीट, वो भी फॉसिल है, ठीक है? और एज़ अ पार्ट, यानी उसका कोई हिस्सा, कोई बॉडी पार्ट वो मिला, तो वो भी फॉसिल है। तो बेसिकली कोल क्या है? उस फॉसिल का फ्यूल है, क्योंकि इसको हम यूज़ कर रहे हैं। इसको क्यों फॉसिल कहते हैं? क्योंकि कोल जो बनता है, वो आपका जो वुड है या फॉरेस्ट है, बड़े लेवल पे ऑन अ मास लेवल, ठीक है? ये जो वुड फॉरेस्ट करोड़ों साल पहले अर्थ क्रस्ट में दफन हो गया था। किसी वजह से आया, मीन्स कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से वहाँ की जो ज़मीन थी, उसमें जो है वो पूरा का पूरा जो आपका फॉरेस्ट था वो अंदर चला गया, और धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ा, तो फिर अंदर वो और दफ़न होता चला गया, क्योंकि नई लेयर चढ़ती चली जाती है, ठीक है? तो जब वो अंदर दफ़न होता चला गया, तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या पड़ा, ये जो आपका पूरा का पूरा फॉरेस्ट यहाँ पे अंदर चला गया, इसके ऊपर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ा। तो ये जो आपके पेड़ थे, ये जो पेड़ थे, ठीक है? धीरे, धीरे, धीरे इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर में ये जो आपके पेड़ थे, ट्रीज़, ये कन्वर्ट हो गए किसमें? कोल में। किसमें कन्वर्ट हो गए? कोल में। तो ये बना किससे है? लिविंग ऑर्गेनिज़्म से ना, ठीक है? लिविंग ऑर्गेनिज़्म से, और ये ट्रीज़ से कोल बन के तैयार हुआ है, ठीक है? तो जब ये लिविंग ऑर्गेनिज़्म से बन के तैयार हुआ है, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? फॉसिल। ये फॉसिल है, ठीक है? और इसको हम यूज़ कर रहे हैं एज़ अ फ्यूल, ठीक है? इसको फ्यूल की तरह यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से कोल क्या कहलाता है? फॉसिल फ्यूल कहलाता है। इसी तरह से आपका पेट्रोलियम क्या कहलाता है? फॉसिल फ्यूल कहलाता है। तो ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल की, तो कोल क्या है? फॉसिल फ्यूल है। और क्यों इसको फॉसिल कहते हैं? क्योंकि ये बड़े-बड़े जो जंगल हुआ करते थे पहले, वो धीरे-धीरे नेचुरल कैलेमिटी से अंदर दब गए, और जब उनके ऊपर टेम्परेचर या प्रेशर पड़ा साथ-साथ, तो वो धीरे-धीरे, धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए। क्लियर? तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द फॉसिल, एंड वी आर यूजिंग एज़ अ फ्यूल, दैट्स व्हाई कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल। एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है? अब ये जो प्रोसेस है बेसिकली, जिससे कोल बन के तैयार होता है, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। यानी वो प्रोसेस जिससे कोल रेडी होता है, दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, और इसको हम बोलते हैं एनारोबिक, दैट इज कॉल्ड व्हाट? द एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन। एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ वुड, ठीक है? अब देखो, जब अंदर दफन हुआ है, तो जाहिर सी बात है वहां पे ऑक्सीजन कहां पहुंचेगा? इसीलिए वो क्या है? एनएरोबिक। एन मतलब विदाउट, एरोबिक मींस इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन। थर्मल मींस हीट, एंड डिग्रेडेशन मतलब ब्रेक डाउन होना। तो वो जो आपका फॉरेस्ट था, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे धीरे 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 वो जो लकड़ी थी वो किस में चेंज हो गई? कोल में। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द कार्बोनाइजेशन, ठीक है? तो कोल जो बन के तैयार होता है, वो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस से तैयार होता है, ठीक है? दूसरा, अगर हम बात करें कि इंडिया में ये कोल डिपॉजिट्स कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो कोल डिपॉजिट्स हैं, तो कहाँ पे हैं? तो पहला आपका हो गया दैट इज़ झारखंड, ठीक है? फिर हो गया ओडिशा, मध्य प्रदेश, ओके? वेस्ट बंगाल, ये आपके रीजन है इंडिया पे जहाँ पे कोल पाया जाता है और इनकी माइनिंग होती है, और वहीं से ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है? अब देखो, एक तो हमने पढ़ा कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस के बारे में कि हाँ, धीरे-धीरे एनारोबिक कंडीशन में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो वुड होता है, वो आपका चेंज हो जाता है किसमें? कोल में, ठीक है?
तो अगर हमें इसे देखना हो क्लियर कि हाउ इट इज टेकिंग प्लेस मींस अगर हम बात करें मींस फॉर्मेशन की, तो व्हाट आर द स्टेप्स, ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स स्लोली स्लोली जो हमारा कोल तैयार होता है, हाउ इट इज टेकिंग प्लेस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वुड की, लेट अस टेक वुड, यानी जब कार्बोनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, तो लेट्स टेक वुड हियर, ठीक है। अब ये जो हमारा वुड है, इसके ऊपर क्या पड़ रहा है, देयर इज हाई टेम्परेचर यानी हीट, और इसके ऊपर क्या पड़ रहा है, प्रेशर। तो ये नहीं है कि इस डायरेक्ट ये कोल में पड़ा है, देयर इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे हो रहा है। तो वुड जो है वो चेंज हो रहा है सबसे पहले, दैट इज इन द पीट, दिस इज पीट, ठीक है, दिस इज पीट। तो ये जो वुड है, दिस वुड इज फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू पीट, ठीक है। वुड किस में पहले चेंज होता है, दैट इज इन पीट, एंड इट इज अबाउट मींस यू कैन से मींस लाइट ब्राउन, और यू कैन से वेरी लाइट इन कलर, ठीक है। और जैसे जैसे देखो आगे प्रोसेस बढ़ता है, कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा, मतलब कि इसमें क्या होगा, इट विल हैव लेस कार्बन, क्योंकि अभी प्रोसेसिंग में ना कार्बोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो पीट जो होगा दैट विल बी हैविंग वेरी लेस कार्बन, और फिर उसके बाद इसके ऊपर फर्दर हीट पड़ेगा और प्रेशर पड़ेगा, so that will be converted into its next form. Let me show you, and that is the lignite. This one. Yeah, this is lignite. अब lignite में चेंज हुआ, समझ रहे, पीट वुड किस में चेंज हुआ, पीट में, और फिर किस में चेंज हुआ, लिग्नाइट में, ओके। और इस लिग्नाइट में जो कार्बन होगा, और इसी लिग्नाइट को बेसिकली हम सॉफ्ट कोल कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉफ्ट कोल। और इसका जो कार्बन कंटेंट होगा, इसमें से इसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है। कार्बन कंटेंट धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर उसके बाद लिग्नाइट को हीट मिला और प्रेशर मिला, अभी ये अर्थ में ही प्रोसेस पूरा चल रहा है, ठीक है। नाउ दिस दैट इज कन्वर्टेड इनटू ब्यूटिमिनस, दिस वन, ठीक है। दिस वन इज बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड कोल। असल में जो घरों में जो कोयला जलाया जाता है वो यही वाला होता है, ठीक है। अब इसमें जो कार्बन कंटेंट होगा वो इन सब में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। जो कार्बन कंटेंट, क्यों, क्योंकि कार्बन कंटेंट सही मतलब अच्छा होना चाहिए, तभी तो बेसिकली वो फिर बर्न करेगा, और उसके बाद जो है दैट विल एमिट आउट एनर्जी, ठीक है। तो दैट इज द प्रोसेस। उसके बाद फाइनली, ठीक है, बिटुमिनस कोल पे जब हीट एंड प्रेशर पड़ता है, दैट इज हीट एंड प्रेशर, now finally it is converted into anthracite, this one is anthracite, okay, so this one is anthracite। एंथ्रासाइट में हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होता है, एंथ्रासाइट। इसमें क्या होता है, दैट इज कॉल्ड हार्ड कोल, दिस इज कॉल्ड व्हाट, द हार्ड कोल, एंड दिस इज हैविंग द हाईएस्ट यानी मैक्सिमम कार्बन कंटेंट, मैक्सिमम कार्बन कंटेंट, समझ गए, क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास कोल है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन। वुड पीट में चेंज होता है, पीट, लिग्नाइट में लिग्नाइट, बिटुमिनस में देन एंथ्रासाइट, एंड दिस इज द हाउस होल्ड। जनरली हाउस में यही कोल यानी बिटुमिनस जो होता है वही यूज किया जाता है, एंथ्रासाइट दैट इज नोन एज द हार्ड कोल। और कार्बन कंटेंट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है।
उसके साथ साथ जो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं कि जब आप कोई भी फ्यूल जलाओ तो पर किलोग्राम या पर ग्राम कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो इसीलिए जब आप वुड जलाओगे तो पर किलोग्राम जितनी एनर्जी, 1 किलोग्राम लकड़ी जलाओ और 1 किलोग्राम कोल जलाओ, तो जाहिर सी बात है आपका कोल जो होगा वो पर किलोग्राम ज्यादा एनर्जी आपका रिलीज करेगा। उसी को हम क्या कहेंगे, कैलोरीफिक। तो ये जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज करती चली जाती है। यानी वुड की कैलोरीफिक वैल्यू मतलब पीट में ज्यादा, उससे फिर ज्यादा लिग्नाइट में, उससे ज्यादा बिटुमिनस में और सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट में। तो जो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो, यानी वुड में क्या होगा, लीस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, और एंथ्रासाइड में हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, एंथ्रासाइड में क्या होगा, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। Okay, so this is the process of carbonization that is taking place in the formation of coal. Okay, अब जैसे यहाँ पे पीट की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये किस कलर में होता है, दैट इज इन द लाइट ब्राउन। किस कलर में, लाइट ब्राउन। ठीक है, अगर हम लिग्नाइट की बात करें तो दैट इज इन ब्राउन ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बिटुमिनस की बात करें दैट इज ब्लैक, और अगर हम एंथ्रासाइट की बात करें तो दैट इज ब्राइट ब्लैक, यानी चमकदार होगा, काला होगा, एंथ्रासाइट। ठीक है, लेकिन जो घरों में कोयला हम यूज करते हैं दैट इज द बिटुमिनस कोल। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन। कोई कंफ्यूजन इसमें? बीच में कहां चले गए थे? तो फोन तो काट भी सकते थे। फोन किसका था? कितनी देर लेक्चर में नहीं थे? ओके, चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड दैट इज यूजेस ऑफ कोल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कार्बोनाइजेशन प्रोसेस में पढ़ा कि हाउ द वुड इज कन्वर्टेड इनटू द एंथ्रासाइट, और यहाँ पे और भी डिटेल दी कि इन कोल्स को कहते क्या है, पीट को या लिग्नाइट आपका है। ठीक है, उसके बाद आपका बिटुमिनस है, किस किस कलर में जनरली होता है। कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कि अगर वो फ्यूल आप पर किलोग्राम या पर ग्राम ले रहे हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो वो कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू जैसे जैसे कार्बोनाइजेशन होता है, कोल फॉर्मेशन आगे बढ़ता है, तो कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, दैट विल गेट इंक्रीज। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज यूजेस ऑफ कोल। दैट इज यूजेस ऑफ कोल। ओके, तो कुछ जो यूजेस हैं कोल के उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल है। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसके यूजेस हम उसी में स्टडी करेंगे। ठीक है, नाउ नंबर वन दैट इज कोल, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। अब जानते हैं ये जनरल यूज है कि वो फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर कोक। ये भी हम देखेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल जब पढ़ेंगे, कोक, कोल तार,
coal gas. ठीक है. Number 3, it is also used for the manufacture of synthetic petrol, any man-made petrol. Okay, synthetic petrol and synthetic natural gas. Synthetic natural gas. Okay, it is the source of many organic compounds. Many organic compounds. ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक फिनॉल हो गया, नेफ्थलीन हो गया. ठीक है, एक्सेट्रा. कमिंग टू द नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. देखो मैंने आपको बताया था ना कि जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो, अगर हम बेसिकली यहाँ पे स्पेसिफिकली मेटल्स की बात करें तो वो जो है वो मिनरल के फॉर्म में होते हैं. तो उस मिनरल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बॉक्साइट का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, तो उसमें से एल्युमिनियम ऑक्साइड में से एल्युमिनियम निकाला जाता है. तो बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको जब उनके मिनरल से निकाला जाता है तो उसके एक्सट्रैक्शन में कोल यूज होता है. ठीक है, कार्बन बेसिकली यूज होता है, कोक के फॉर्म में यूज होता है. समझ रहे हैं? तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी यूज करते हैं, ये आप 10th में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो ये कुछ कॉमन यूजेस यहाँ पे लिखवाए मैंने कोल के, कि वो कोक, कोलतार, कोल गैस बनाने में यूज होता है, सिंथेटिक पेट्रोल या सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाने में यूज होता है, बहुत सारे नए ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे फिनॉल, नेफ्थलीन, उनको बनाने में यूज किया जाता है. ये सब काम होता है किसका? दैट इज द कोल. तो आज यहाँ टॉपिक स्टॉप करते हैं. कल हम स्टडी करेंगे दैट इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी वो प्रोसेस जिससे आपका कोक, कोल तार, कोल गैस, ये वाला पॉइंट जो है. सेकेंड, ठीक है, कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, कैसे कोक ऑब्टेन करते हैं, कैसे कोल तार ऑब्टेन करते हैं, कैसे कोल गैस ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, इन सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे पेट्रोलियम की तरफ, क्योंकि इसमें दो ही टॉपिक है मेन आपके, कोल एंड पेट्रोलियम. नेचुरल गैस है एंड दैट इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक है. इज दैट क्लियर? आज क्विज जाएगा बेटा, तो जब ये अपलोड हो जाए तो लेक्चर को देख के क्विज अटेंड करके उसके बाद उसको कीजिएगा. कोशिश कीजिएगा क्विज में ज्यादातर सही जवाब हो. ठीक है, ओके देन, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.